हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। बच्चों, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपसे डिस्कस की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपसे एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस की थी। मैंने आपको समझाया था किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, और मैंने उस स्लोप को रिलेट किया था डेरिवेटिव से। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डेरिवेटिव को फर्दर और आगे सीखेंगे, और डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आज की क्लास को पिछली क्लास से ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था, ज़रा एक बार रिकॉल करते हैं। मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मान लो एक चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? A से B तक का ये चेंज है ना। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अगर A से B तक का ये चेंज है तो ये चीज़ क्या है? तो बच्चों, ये चीज़ कुछ नहीं है, ये स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y है। क्या है? स्मॉल चेंज वैल्यू ऑफ y है, जिसको हम dy से लिखते हैं। कब? जब x में थोड़ा सा चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ? निक्को सा, छोटा सा चेंज हुआ। तो जब x चेंज हुआ, मतलब छोटा चेंज जब x में आया, तो उसके रेस्पेक्टिवली y में क्या चेंज आया। तो ये जो चेंज होता है, इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, स्मॉल चेंज इन y with respect to x, with respect to x, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। अच्छा बच्चों, इसको बोलने का एक तरीका और भी होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज इन y, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था बच्चों? इसको हमने रिप्रेजेंट किया था dy बाई dx से। कैसे रिप्रेजेंट किया था? dy बाई dx से रिप्रेजेंट किया था। अब y क्या हो सकता है बच्चों? y होगा कोई फंक्शन ऑफ x। क्या होगा? कोई फंक्शन ऑफ x होगा, और इसी y को हम क्या करेंगे? फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि fx क्या होगा। बच्चों, fx को समझो, fx एक फंक्शन है जो x के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में है। अब ये क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ। fx क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो ये x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 3 हो सकता है, ये 1/x टाइप का हो सकता है ना। जैसे 1/x हो गया fx, या क्या हो सकता है? ये x स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ये कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना। तो ये fx क्या क्या हो सकता है? कुछ भी, जो भी चीज़ क्या हो, x के रेस्पेक्ट में हो। ध्यान रखना, x के रेस्पेक्ट में इसका होना जरूरी है, तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो fx हमेशा इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, तभी हम इसको x के रेस्पेक्ट में इसका चेंज बता सकते हैं। क्लियर हुआ है ना। अच्छा, फिर मैंने आपसे एक बात बच्चों और डिस्कस की थी। मैंने आपसे कहा था dy बाई dx क्या है। मान लो अगर मैं इस ग्राफ में ये इस चेंज पे, यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा हो, इसको p पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँ, तो इस ग्राफ का अगर आपसे स्लोप पूछा जाए, स्लोप एट पॉइंट P पूछा जाए, तो स्लोप एट पॉइंट P कुछ नहीं होता है, dy बाई dx ही होता है। तो ओवरऑल लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि किसी भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकाल रहा होता हूँ, तो एक्चुअली मैं उसमें चेंज निकाल रहा होता हूँ, है ना। जैसे इस सिचुएशन में मैं क्या निकाल रहा हूँ? अगर मैं P पॉइंट पे स्लोप निकाल रहा हूँ, तो मैं y में एक स्मॉल चेंज निकाल रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। और वही चेंज क्या माना जाता है? अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x माना जाता है, जिसको हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी कहते हैं, या फिर सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ y भी कहते हैं। बताओ, बात समझ में आई है ना। अब बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या सीखना है? आज की क्लास में हमें सीखना है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। एज सच ये फॉर्मूलेज आपकी बुक्स में, आपके रेफरेंसेस में, जो भी आपके पास बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, वहाँ ये फॉर्मूलेज अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं कुछ चुनिंदा, कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूलेज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए देखें क्या क्या वो फॉर्मूले पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी समझा रखा है उसको अगर हो सके तो नोट जरूर कर लें। चलो बच्चों, आओ देखें सबसे पहला फॉर्मूला। अच्छा, जो फॉर्मूले आते जाएंगे मैं उनको यहाँ पे लिस्ट बनाते रहूँगा, है ना। आपका एट द एंड उन फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूले कैसे बने हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले तो आपको ऐसे रटने ही पड़ेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको एक बैकअप दे देता हूँ, है ना। मतलब बैकअप क्या, एक पुश कर देता हूँ कि इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। तो खैर, फॉर्मूले के डेरिवेशन भी हमारे काम के नहीं है, ऑब्वियस है। मैं यहाँ पे फॉर्मूले के डेरिवेशन आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। फिजिक्स में डेरिवेशन, इन फॉर्मूलेस के डेरिवेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैथमेटिक्स की क्लास में इनके फॉर्मूलेस के ऊपर बात होती है ना। तो यहाँ पे इन फॉर्मूलेस कैसे करके आ रखे हैं इसके ऊपर नहीं सोचना है,
तो फॉर्मूले हैं क्या, बस उसके ऊपर फोकस करना। हाँ, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेटिव का। मान लो आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर n जैसा कहीं फंक्शन मिले, कैसा मिले, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। सबसे पहले बच्चों आप ये समझो कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का मतलब क्या हुआ। बच्चों यहाँ पे जो x की पावर n है यही हमारा एक्चुअली क्या माना जाएगा, fx माना जाएगा। क्या माना जाएगा, fx। मैंने आपसे कहा था ना fx क्या क्या हो सकता है, fx बेसिकली फंक्शन ऑफ x होगा। अब अगर y इज इक्वल टू fx है ना, y इज इक्वल टू क्या है, fx है, तो अब मुझे अगर इस y को मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा, हम इसको dy बाई डी एक्स बोल देते। अच्छा, एक चीज़ और अब सीख जाओ, मैं dy बाई डी एक्स बोलूँ, आगे चल के कहीं अगर मैं इसको y डैश बोल दूँ तो ये दोनों बातें एक ही मानी जाती हैं, है ना। तो dy बाई डी एक्स बोलो या फिर y डैश बोल दो। अभी आप क्योंकि नए नए लर्नर हो तो आप इसको dy बाई डी एक्स ही कहना, है ना। उसको y डैश भी अगर कह दिया जाए तो गलत नहीं है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, इसका dy बाई डी एक्स होता है, इसका dy बाई डी एक्स को आप जरा देखना मैं कैसे करके लिख रहा हूँ। ये होता है, देखो जो भी इसकी पावर है, पहले पावर इंटू एक्स, और जितनी भी पावर है उसमें क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। बस यही है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव। तो हमारी डेरिवेटिव की लिस्ट में पहला डेरिवेटिव आ चुका है, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n देन इट्स dy बाई डी एक्स मतलब y डैश इज इक्वल टू nx n माइनस 1। बच्चों ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ये होता है। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 दे रखा है ना। मैं आपसे पूछूं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, या इसका y डैश क्या होगा। तो अब समझो, इसको इससे कंपेयर करो। अब जब इसको इससे कंपेयर करोगे आपको यहाँ पे n की वैल्यू 2 नज़र आ रही होगी। तो क्या लिखा है, जो भी इसकी पावर में हो उसको ले आओ, बना दो उसको x का कोफिशिएंट, और जो भी पावर में है उसमें से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। ईजी है ना। तो फाइनली जो रिजल्ट आया या dy बाई डी एक्स आया वो कितने के बराबर आया, 2 टू दी पावर x 1। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिना 1 लिखे भी पता लग रहा है कि x की पावर यहाँ पे 1 ही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 टाइप का कोई कुछ फंक्शन दे रखा है, और मैं आपसे कहूँ कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो बच्चों इसका dy बाई डी एक्स अगर आपसे पूछा जाए, इसको आप देखो क्या आना चाहिए, इसकी पावर 10 है तो 10 आ जाएगा कोफिशिएंट में, और जो भी पावर में उसमें से 1 कम कर दो, 1 कम, है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ। सारे डेरिवेटिव बच्चे पढ़ लेते हैं और ये डेरिवेटिव नहीं पता होता। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 आपके पास है कहीं, या सिंपली x है तो कुछ नहीं है, ऊपर पावर तो 1 है। अब अगर आपसे इसका y डैश पूछा जाए या dy बाई डी एक्स पूछा जाए, बहुत सिंपल है, जो रूल सीखा है वो रूल लगाना है। तो जो पावर में है वो आगे से आ गया, इनटू x की पावर, इसमें से 1 कम कर दो। अब अगर 1 कम कर दोगे ये x की पावर 0 बन जाएगा, मतलब रिजल्ट आपको ऐसा दिख रहा होगा, x की पावर 0। अब x की पावर 0 कितने के बराबर होता है, तो किसी भी टर्म की अगर पावर 0 हो तो डेट इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो उसको याद रखना, अगर y इज इक्वल टू एक्स है सिंपली, है ना, y इज इक्वल टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1 के बराबर आता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका एक रीज़न है, इसका फिजिक्स में बड़ा अच्छा रीज़न है, तो वो बात हम कभी बाद में करेंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। तो ये पहले फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल्स, ये फॉर्मूला और इसके कुछ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए। अब इसी में एक दो एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x कुछ दिया जाए, या 2x की पावर 2 दे दिया जाए, और मैं पूछूँ इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, मतलब y डैश कितना होगा। तो रूल वही लगेगा। अब यहाँ पे जो 2 का रूल है बच्चों, ये 2 यहाँ पे कोफिशिएंट की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, कोफिशिएंट की तरह काम कर रहा है। तो 2 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, है ना, और इस चीज़ में अपना रूल लगा दो डेरिवेटिव का। तो जब रूल लगाओगे तो 2 आगे से आएगा, और x की पावर 2 में से 1 माइनस करके 1 रह जाएगी। तो फाइनली रिजल्ट कितने के बराबर आया, 4 इंटू एक्स की पावर 1 के आया। ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। बच्चों ये है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 1/x, इनफैक्ट 1/x की पावर 1 लिख देता हूँ मैं फिलहाल, है ना। अब मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हालांकि पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
है ना। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जनरली बच्चों को याद हो जाता है, तो इसलिए इस फॉर्मूले है तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस फॉर्मूले में बड़ी अच्छी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। इसका जनरलाइज्ड वे भी देखेंगे, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म देखेंगे अभी। सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू 1/x है तो आपसे पूछे कोई यहाँ पे fx क्या है, तो fx y ही होता है, और y कितने के बराबर है, 1/x के बराबर है। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों, तो देखो डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे y इज इक्वल टू कितने के बराबर। सबसे पहले आप इसको ज़रा तरीके से लिख दो, मतलब कंपेरेबल टू फॉर्मूला नंबर 1, मतलब इस सिचुएशन में इसको ले आओ। अब अगर मैं x को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो जो इसकी पावर 1 है वो -1 हो जाएगी, ये पढ़ा है आपने। अब मुझे इसका dy/dx चाहिए, है ना। अब बच्चों जब इसका dy/dx आप निकालोगे तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो रूल आपने वहाँ लगाया था वही रूल यहाँ पे लगा दें, मतलब जो भी पावर में है उसको बना दें x का कोफिशिएंट, और जितना भी पावर में है उसमें से 1 को कर दें माइनस। तो बताओ ये रिजल्ट कितने के बराबर आएगा, ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू कितने के बराबर, -x की पावर -2 के बराबर। फतह ज़रा और आगे बढ़ो, अगर मैं आपसे कहूँ इसको और कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप -1/x की पावर 2 से। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कहोगे सर इसमें ऐसा भी खास क्या था जो आप इसको इम्पोर्टेंट कह रहे हो, है ना। इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म भी हमसे डिस्कस करोगे। अभी रुको बच्चों, अभी रुको, अब ही रुको। मान लो तुम्हें y इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर दिया होता, है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या करते, सर हम तो फिर यही काम करते हैं। अरे नहीं भाई, इतना काम कौन उसके पास, फिजिक्स कहाँ, हम फिजिक्स सीख रहे हैं कि इतने स्टेप्स लगाते रहेंगे कि सिंपल डेरिवेटिव नहीं, इतना काम नहीं करना है ना। देखो कैसे करके सोचा, अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं, है ना, इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसमें भी थोड़ा समय बर्बाद करते हैं। जैसे 1/, इसको मैं ले गया न्यूमरेटर में, इसकी पावर हो गई -2। अब डेरिवेटिव लग करो इसका, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्योंकि इस फॉर्म के कंपेरेबल हो चुका है तो इसको यही रूल के संग सॉल्व करते हैं। तो पावर आएगी, बनेगी कोफिशिएंट, और जितना भी पावर में उसमें से 1 कम हो जाएगा। जब 1 कम होगा तो ये हो जाएगा -3। तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आया, इसका dy/dx आया, है ना, वो आपको दिखा हुआ कितने के बराबर, -2/x³ के बराबर। अब यहाँ तक आपको बोर्ड विजिबल है या नहीं है उसको ज़रा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ विजिबल है, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब जरा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मान लो कभी जीवन में ऐसा हो जाए तुम्हें y इज इक्वल टू 1/x की पावर 10 को डिफ्रेंशिएट करने को कहे, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ा दी वैल्यू। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो अगर ध्यान से आप मैच करो, एक पैटर्न बनाओ। अगर एक पैटर्न बनाओ, जैसे 1/x की पावर 1 था तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, इसका डेरिवेटिव ये रिजल्ट आ रखा है, मतलब -1/x की पावर 2। और जब 1/x का स्क्वायर था तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कितना आया, 2 - 2/x की पावर 3। अब दिमाग लगाओ, ये पैटर्न सेम ऐसे ही चलेगा। अब दिमाग लगाओ, बताओ इसका dy/dx कितना होगा, इसका dy/dx कितना होगा। देखो पैटर्न को फॉलो करना, जब 1/x की पावर 1 था तो -1/x की पावर 2 हो गया। जब 1/x की पावर 2 था तो -2/x की पावर 3 हो गया। कहने का मतलब फंक्शन की जो पावर है ना डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में चढ़ जा रही है विथ नेगेटिव साइन, और नीचे फंक्शन में 1 ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले लगा दो नेगेटिव। रेसिप्रोकल टाइप का फंक्शन है ना, रेसिप्रोकल तो नहीं कहेंगे, है ना। तो पहले लगा दो नेगेटिव। अब जो पावर है उसको पहुंचा दो ऊपर, और x की पावर 10 पे 1 ऐड कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 11, है ना। सिंपल सी ट्रिक। मान लो मैंने आपसे पूछा होता, जगह ही नहीं बची अब तो, मैंने आपसे पूछा होता y इज इक्वल टू x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो भैया सीधी सी बात है, देखो सीधे से बात देखो, x की पावर 3 क्यों लिख दिया, 1/x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये होगा माइनस, है ना। x की पावर 3 है तो ऊपर 3, नीचे पावर में 1 ऐड हो गया ना, सिंपल सा। अब इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म जरा आप समझते हैं। अब जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए जगह ही नहीं बची है, आओ इसकी अब जनरलाइज्ड फॉर्म निकालें। तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या बननी चाहिए, मान लो तुम्हें y इज इक्वल टू
1 बाई एक्स की पावर n दे रखा है, मैं कहूँ इसका डिफ्रेंशिएशन करो, मतलब इसका dy बाई डी एक्स बताओ, तो भैया हम तो शॉर्टकट पढ़ के आ रखे, हम तो जानते हैं जब 1 ओवर एक्स की पावर समथिंग होती है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, सबसे पहले चढ़ेगा नेगेटिव। अब एक्स की पावर 10 है तो 10 को, सॉरी एक्स की पावर n है तो n को ऊपर चढ़ाओ, और नीचे जो भी फंक्शन का पावर थी उसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, और यही बन जाएगी हमारे पास इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म, और यही आ जाएगा हमारी लिस्ट का फॉर्मूला नंबर 2, है ना। बढ़िया सी बात, नोट करें। फिर मैं इसको अपनी लिस्ट के सेकंड फॉर्मूले में चढ़ाता हूँ। तो हमारी लिस्ट का सेकंड फॉर्मूला, हाँ क्या था, इफ y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर n, तो देन इसका y डैश कितना आया, माइनस n ओवर x की पावर n प्लस 1। ये सेकंड फॉर्मूला हमारी लिस्ट का आ गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे अगला फॉर्मूला, अगला जो मेरी लिस्ट में मुझे लगता है बच्चों को सिखाना चाहिए टीचर ने, तो अगला है y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले ये इससे कंपेरेबल है या इससे कंपेरेबल है, वैसे ये इससे भी कंपेरेबल है, इससे भी कंपेरेबल है, आसान कौन सा रहेगा, ऑब्वियस है ये वाला आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा y इज इक्वल टू कितना, 1 ओवर एक्स की पावर n, तो मतलब ये फंक्शन इससे कंपेरेबल है, और अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट है। अब अंडर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 है ना, सेकेंड रूट, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर 2, मतलब मैं इसकी हेल्प लूँगा यहाँ पे। अब मैं क्या जानता हूँ, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम रूल पढ़ के आ रखे हैं। सबसे पहले आएगा नेगेटिव, जो भी x की पावर है वो चढ़ेगी ऊपर, और नीचे जो भी फंक्शन की पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, और 1/2 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारी लिस्ट का आ गया फॉर्मूला नंबर 3। वैसे इसको थर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सेकंड से मैच करता हुआ है, तो उसको मैं थर्ड फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, है ना। इसी को बस एक आप इलस्ट्रेशन के तौर पे याद रखना, जब भी आपको 1 ओवर अंडर रूट एक्स मिलता है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, -1 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। अगर रटो भी ना बच्चों, अगर आप सिर्फ इसको याद रख लो ना, तो ये अपने आप बहुत जल्दी बना सकते हो, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेंगे, आपको इतना रटना ही नहीं पड़ेगा। और गारंटी है बच्चों, अगर आप इस तरीके से फॉर्मूले याद रखो ना, या इस तरीके से फॉर्मूला बनाना सीखो, ये बहुत अच्छी हैबिट बन जाती है स्टार्टिंग में ही फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं, डेरिवेटिव बहुत परेशान करता है बच्चों को, तो बेटर है शुरू से ही एक हैबिट डालें, फॉर्मूले को किस तरीके से ईजी वे में याद करा सकता है ना। तो ये हो गया हमारी लिस्ट का फॉर्मूला नंबर 3। तो हमने इसको मेन लिस्ट में तो रखा नहीं है, मैं आता हूँ अपने, तो बेटा मेरी लिस्ट का अगला फॉर्मूला जो है वो है इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट लगता है बच्चों, अगेन ये मैं इसको अपनी थर्ड लिस्ट में इसको अपनी लिस्ट के थर्ड फॉर्मूले में मैं इसको रखूँगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बार बार यूज़ होगा, है ना, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ये फॉर्मूला बार बार आते रहेगा आपके सामने। तो अब कैसे करके इसको सोचा जाए, सोचने वोचने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो ये पहले फॉर्मूले से मैच कर रहा है या दूसरे फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो एक्स अंडर रूट एक्स है, तब सेकेंड रूट, मतलब एक्स की पावर 1/2, तो ऑब्वियस है पहला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब अगर पहला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, तो उसका y डैश कितना हो जाएगा, 1/2, एक्स की पावर 1/2 में से 1 गया, मतलब -1 कर दिया, और 1/2 में से अगर -1 कर दिया तो फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो 1/2 एक्स की पावर -1/2। और अगर थोड़ा तमीज़ से लिखोगे, थोड़ा सलीके से लिखोगे, तो ये टर्म नीचे आएगा और एक्स की पावर 1/2 कहलाया जाएगा। और अगर थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दो, तो ये 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 क्या है, अंडर रूट एक्स है। तो मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 ओवर 2 रूट एक्स के बराबर हो गया। तो क्योंकि बिल्कुल रिजल्ट अलग सा आ रहा है, तो इसलिए हमारी लिस्ट में ये बिल्कुल एंटर करेगा। तो फिर इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, देन इट्स dy बाई डी एक्स, इस डेरिवेटिव इस कितने के बराबर, 1 ओवर 2 रूट x के बराबर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये थर्ड फॉर्मूला आ गया हमारा, है ना। ऐसे कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, आप कई सारे फॉर्मूले के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपने अगले फॉर्मूले में। अगले फॉर्मूले बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रहेंगे। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, एक साइन का डिस्कस करते हैं और एक कॉस का डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें और भी समझाऊंगा। वैसे तो देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था ये फॉर्मूले सारे आपकी लिस्ट में हैं,
बस ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बस, जो फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसका dy बाई डी एक्स या फिर y डैश कितना होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लो ये cos x के बराबर होगा। अब क्या खास है आपके यहाँ पे सीखने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आपको मिलता है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, या फिर आपसे कोई कह दे साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक बात समझना, साइन स्क्वायर एक्स कहूँ या साइन एक्स का होल स्क्वायर कहूँ, तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये दोनों बातें एक ही हैं। अब इसका डेरिवेटिव मुझे करना है। अब इसका डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको कुछ पुराना डेरिवेटिव याद दिलाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे y इज इक्वल टू है ना, y इज इक्वल टू आपके पास x की पावर 2 है। ये मैं आपको चेन रूल समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल से काम चलेगा। आपको बिना चेन रूल समझे आप इसका डेरिवेटिव समझ ही नहीं पाओगे। तो मान लो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 कोई फंक्शन है। मैंने पूछा इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब इसका y डैश क्या होगा। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, चेन रूल समझना है आपने। तो रूल के अकॉर्डिंग x की पावर जितनी भी है वो बनेगी कोफिशिएंट, और जो भी पावर में उसमें से 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। ये हो गया। अब चेन रूल एक्चुअली हम हर फंक्शन में लगा रहे होते हैं, बस कहीं पे दिख रहा होता है, कहीं पे नहीं दिख रहा होता है, या कहीं पे उसका सिग्निफिकेंस होता है और कहीं पे नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे भी चेन रूल लगाऊंगा। अब आप समझना, मैंने किसको डिफरेंशिएट किया है, मुझे x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करना था। तो एक्चुअली जो मैंने डिफरेंशिएट किया है वो सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट किया है, x को अभी डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो इसका मतलब मुझे फिर x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। x को इस बार किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर समझो एक बार, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है डेरिवेटिव, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आपके पास एक फंक्शन है, और मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, मतलब y डैश निकालना चाहता हूँ। तो रूल लगाया, लेकिन मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट किसको कर रखा है, पावर को कर रखा है। अभी x को डिफरेंशिएट करना बाकी है। अब जो इसका y डैश आएगा, तो 2x तो हो गया जो इसका होना था, मतलब पावर टू डिफरेंशिएट होने के बाद ये रिजल्ट 2x आ गया। अब बचा x का डेरिवेटिव x के टर्म्स में। अब x का डेरिवेटिव मैं पूछूं आपसे x के टर्म्स में कितना होगा, वैसे तो मैंने रिजल्ट आपको बता ही दिया था, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पर अगर आप सोचो तो अगर भाई x में चेंज कितना आ रहा है, x के ही रेस्पेक्ट में, तो x में चेंज कितना आएगा x के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा, है ना। रूल आप उसी रूल को लगा के भी कर सकते हो और कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, भैया x है और x में ही चेंज बताना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या चेंज होगा, 1, है ना। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आया वो कितने के बराबर आया, 2x के बराबर आया। अब क्या मैटर करता है इसमें, ये रिजल्ट मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कुछ और कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि यहाँ पे चेन रूल लगाया गया है, और चेन रूल का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म 1 बन गया था। अब ये वाला टर्म के 1 बनने की वजह से हम चेन रूल लगाते या नहीं लगाते कोई फर्क नहीं पैदा। तो क्योंकि फर्क नहीं पड़ा था इसलिए हमने यहाँ पे चेन रूल की बात करी ही नहीं। अब क्या कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भाई फर्क तो पड़ेगा। अब कहाँ फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ फर्क पड़ेगा, जो मैंने आपको एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। जैसे मैंने आपके सामने रखा है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों बातें एक ही, ऐसे लिखा हो तो इस सोच के संग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, देखो इसको आप कुछ देर के लिए अपना x मान लो, ये कुछ x टाइप का है। अब सबसे पहले क्योंकि होल स्क्वायर है तो पहले इसकी पावर डिफरेंशिएट होगी। अब जब पावर को मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आया 2 साइन एक्स, और इसकी होल पावर कितनी बन गई, 2 - 1 मतलब 1। आपने किसको डिफरेंशिएट किया है, आपने अभी सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट कर रखा है, मतलब पावर को आपने पे फॉर्मूला लगा रखा है। क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ है, नहीं, तो आपको फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डी ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा साइन एक्स का, है ना। अब सुनने में लग रहा होगा है क्या फालतू इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब, क्या फिजिक्स पढ़ लेते, क्या मैथ्स पढ़ लें लग गए। नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है ना, ये सीखना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखोगे तो आगे जाके फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इससे बढ़िया शुरू में इसको सीख लो, इसलिए ये बेसिक मैथ्स की क्लास लगाई जाती है फिजिक्स से पहले, शुरू करने से पहले। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है टीचर्स की, लेकिन बात वही रहेगी। हाँ, तो ये फंक्शन था और इसकी पावर 2 थी, ये कुछ x टाइप का फंक्शन था, तो आपने पहले पावर को डिफरेंशिएट किया। अब क्योंकि ये फंक्शन x नहीं है, साइन x है, तो इस साइन x को दोबारा से फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब सॉरी दोबारा नहीं, इस साइन x को डिफरेंशिएट करोगे। अब आगे क्या बनेगा, इसका जो होना था वो हो गया, ये एज इट इज आएगा, तो इंटू साइन एक्स,
अब बचा साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो बच्चों साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? हाँ अभी बताया था, कॉस एक्स होता है। अब अगर इसका थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए थे, 2 फॉर्मूले दिए थे, है ना, एंगल हाफ फॉर्मूले। तो उसी कैटेगरी का एक फॉर्मूला है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है कितने के बराबर? याद है ना, sin 2x के बराबर होता है। तो इसका मतलब कभी अगर आपको sin x का होल स्क्वायर मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? sin 2x आएगा, और यही चढ़ेगा हमारी इस लिस्ट में। अब आप बाकी का काम अपनी लिस्ट को अपनी आप तैयार करते रहना। हाँ, तो y डैश कितने के बराबर? sin 2x के बराबर। आओ जरा एक आधा चीज़ों के ऊपर और बात करते हैं। मान लो इसी सिचुएशन में, है ना, इसी सिचुएशन में आपको मिल जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये क्या नई चीज़ आ गई? तो सबसे पहले तो याद रखें, इट इज़ नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। मतलब ये दो बातें तो सेम हैं, लेकिन ये कुछ अलग बात है। अब ये क्यों अलग बात है इसको समझो। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, और x क्या है? यहाँ पे एक एंगल है, मतलब बेसिकली यहाँ पे एंगल का स्क्वायर कर रखा है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि मैं आपसे कहूँ कि भैया मुझे साइन 4 लिखूँ या मैं यहाँ पे साइन 2 का स्क्वायर लिख दूँ। बताओ, एंगल तो वही रहा ना, एंगल कहाँ चेंज हुआ? क्योंकि एंगल चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन ये दो बातें अलग अलग हैं, है ना, ये दो बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखो इसकी होल पावर तो 1 ही है ना, देखा जाए तो इसकी होल पावर तो 1 ही है। तो होल पावर को अब डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी चेंज होती नहीं है। तो इसका मतलब इस बार हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप डायरेक्टली साइन को डिफरेंशिएट करोगे, और साइन का डेरिवेटिव कितना आता है? कॉस आता है। तो साइन का तो डिफरेंशिएट कॉस आपने कर दिया, लेकिन बच कौन गया? बच गया ये वेरिएबल x बच गया यहाँ पे। तो इसका मतलब फिर हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, और चेन रूल के बेसिस पे इस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो फाइनली अब जो रिजल्ट क्या आएगा देखो जरा, ये आया cos x का स्क्वायर। इसका काम हो चुका था, इसका डेरिवेटिव cos x का स्क्वायर आ चुका था। अब बारी थी इसकी, जब इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, ये x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x आएगा। अब आपने पावर को डिफरेंशिएट करना है और x डिफरेंशिएट करना अभी रह गया है। तो क्या मुझे x को डिफरेंशिएट करना चाहिए? क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं चेन रूल के बेस पे दोबारा से इस x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये रिजल्ट कितने के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। तो इसलिए इसको अब डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। मतलब कहने का मतलब जब तक इसकी पावर 1 ना हो जाए तब तक इसको डिफरेंशिएट करते रहो, है ना। तो बाकी बच्चों धीरे धीरे आपको समझ में बातें आई जाएंगी। वैसे इससे ज़्यादा आपको ट्रिकी मिलेगा नहीं फिजिक्स में, है ना। हाँ, मैथ्स में तो हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में नहीं मिलेगा। तो फाइनली जो हमारे पास का y डैश आया वो आ गया 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। बच्चों ये जो दो डेरिवेटिव मैंने आपको साइन एक्स के बताए हैं, है ना, या 2 केसेस मैंने आपको बता रखे हैं। इन केसेस को आप बहुत ध्यान से एक बार दोबारा से वीडियो को क्या कहते हैं उसको पीछे करके एक बार देख लेना, अगर आपको थोड़ा सा डाउट रहे तो इसमें, है ना। आओ चलो आगे बढ़ें। और जो नेक्स्ट है मेरे पास cos x का डेरिवेटिव क्या? देखो रूल्स तो वही काम करेंगे, तो दोबारा इलस्ट्रेशन में उसकी नहीं दे रहा हूँ। अगर मान लो आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है, तो उसका आपसे y डैश पूछा जाए तो उसका y डैश कितने के बराबर आएगा? माइनस साइन एक्स के बराबर आएगा। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। अब बाकी सारे रूल्स पिछले वाले ही हैं, तो अलग से इसको नहीं तैयार कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव याद रखें। नेक्स्ट आते हैं, एक बच्चों फंक्शन होता है, बड़ा जिद्दी फंक्शन है, बहुत ही जिद्दी, है ना। कतई क्या कहूँ मैं, तो इतना जिद्दी फंक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। जैसे आपको y इज इक्वल टू ई की पावर x दिया है, अब इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं, है ना। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है इसका, ऐसे करके बिल्कुल खड़ा ग्राफ, ठीक है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इस एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की कहानी क्या होती है बच्चों, ये मैं आपको जरा समझाता हूँ। अब इस एक्सपोनेंशियल, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी को जो पहली बार सुन रहा हो, पहली बार देख रहा हो, तो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन जस्ट लाइक अ पाई, जैसे पाई नहीं होता, पाई की वैल्यू होती है 3.14, वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी वैल्यू होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है इस समय। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी अपनी वैल्यू होती है, ये कभी आपने यूज़ नहीं करनी है, बेफिक्र है, कभी आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। यूज़ क्या करना पड़ेगा बस उसको समझ जाओ। अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बच्चों ये बहुत जिद्दी फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ वेरी जिद्दी फंक्शन। जिद्दी क्या है, इसके x को परिवर्तित करोगे, इसके x को चेंज करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पत्थर मारो, लातें मारो, कुछ करो, कोई चेंज करो इसमें, इसके x में, लेकिन इसके x में कोई चेंज नहीं आता। बड़ा ही निष्ठुर टाइप का प्राणी है। तो अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x ही होता है। एक ये डेरिवेटिव, एक होता है इसका भाई, ये होता है y इज इक्वल टू लॉग x। अब कुछ बच्चे लॉग को पहली बार समझ देख रहे होंगे, तो लॉग बच्चों कुछ नहीं है। अच्छा, तुमने 10th क्लास में अगर मतलब टीचर ने अगर ढंग से पढ़ाया है तो एक चैप्टर होता था क्लास 10th में, एसिड एंड बेस, याद है ना। अब इस एसिड एंड बेस में आपसे पूछता था व्हाट इज पीएच, है ना, पीएच क्या होता है। तो पीएच क्या होता था, ये होता था नेगेटिव ऑफ लॉगरिथमिक, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस की कंसंट्रेशन। ऐसा आपने कभी कुछ पढ़ा होगा, अगर सही से पढ़ाया गया है आपको, तो पीएच को लिखने का तरीका ऐसा कुछ होता था। वहाँ पे लॉग पहली बार आपने अपने जीवन में देखा था। तो बच्चों लॉग कुछ नहीं है, एक पुराने ज़माने में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक टेबल वगैरह बना दिया जाता था। अब तो खैर वो टेबल भी आपको नहीं दिखता, क्योंकि एग्जाम में वैल्यूज़ आपको पहले से ही पेपर में दी हुई होती हैं, है ना। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ आगे जाके कभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज़ कभी ना कभी तो डिस्कस होंगी होंगी, ये फिजिक्स में भी काम आएंगी और केमिस्ट्री में भी काम आती हैं। तो खैर फिलहाल के लिए ये मैंने आपको थोड़ा सा पुराने दिन आपके ताज़ा कर दिए, इसको याद आ गया ठीक है, नहीं आया कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है, LOG करके लिखा हुआ है, हाँ LOG लॉग। अब अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स एक फंक्शन है, मैं आपसे पूछूँ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो कुछ नहीं सोचना है, इसका डेरिवेटिव कितने के बराबर होता है, 1/x के बराबर होता है, बस बात खत्म। ठीक है, ओके डन है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं। और क्या बचे, हाँ अरे असली तो बच ही गई यार, असली फंक्शन तो बच ही गया हमारा। आओ अब मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया सा फंक्शन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो कितना अच्छा फंक्शन है बच्चों। मान लो एक बच्चा है, इसका नाम मोहनलाल श्रीवास्तव है ना, सुंदर सुशील, और इसकी हाइट मान लो 176 सेंटीमीटर है, इसके आसपास है। ठीक है, आपको पता होगा हाइट में जो चेंज आता है वो समय के संग आता है। किसके साथ आता है, समय के संग। देखना बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, हाइट में जो चेंज आएगा वो समय के संग। मतलब आज ये अगर 176 सेंटीमीटर का 18-19 साल का लौंडा है, तो आज से 1 साल बाद हो सकता है इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर हो जाए, 182 सेंटीमीटर हो जाए, था थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लान अगर पिया हो तो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो समय के संग इसकी हाइट में चेंज आएगा। अब अगर मैं इसकी हाइट का इंस्टेंट चेंज पूछूं आपसे, मतलब इसकी हाइट को फंक्शन h मान लूं और मैं आपसे पूछूं कि इसके h में कितना चेंज आएगा, तो मतलब मैं इसका dh पूछ रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज तो सीख रहे हैं ना हम। तो इसकी हाइट में जो चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो कितने के बराबर आएगा। मान लो 176 सेंटीमीटर और इंस्टेंटेनियस चेंज पूछ रहा हूँ। भैया बच्चा आया 176 सेंटीमीटर का है, 2:10 पे। मैंने कहा 2:10 और 2 सेकंड पे कितना हो गया होगा, तो ऑब्वियस है इंस्टेंटेनियस चेंज कितना हुआ होगा, इसमें 0 हुआ होगा। कितना हुआ होगा, चेंज 0, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ होगा। भाई एट इंस्टेंट क्या हो जाएगा, इसमें ये खली थोड़ी बन जाएगा, है ना। तो एट इंस्टेंट इसमें इसकी हाइट में कितना चेंज आया, 0 आया। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक मार्कर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मार्कर है ना, ये मेरे व्हाइट बोर्ड का मार्कर है। अब मैं पूछूँ ये मार्कर आपके सामने है ना, आज बड़ा तंदुरुस्त मार्कर आपको दिख रहा होगा ये। अब मान लो 1 साल बाद हम दोबारा मिलते हैं, है ना, क्लास 12th की फिजिक्स का कोई लेक्चर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कहूँ कि इस मार्कर में आज से 1 साल बाद क्या चेंज आएगा। भाई मार्कर की दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना।
तो मार्कर है, जैसा आज है वैसे ही आज से 1 साल बाद होगा, वैसे ही आज से 2 साल बाद होगा, वैसे ही आज से 10 साल बाद होगा। ऐसा क्यों हुआ? मार्कर में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि मार्कर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, उसका जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा या उसका जो सिंपली चेंज होगा वो कितना होगा? 0 होगा। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था और बहुत ही गंदे से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझा दी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आपको y एक कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है ना, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब 5, 6, 8, 9 टाइप का अगर कुछ दे रखा है और मैं पूछूं इसमें चेंज कितना आएगा x के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस है ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ सकता है, तो इसका चेंज कितना हुआ? 0 हुआ। ये अच्छा 0 होने का मतलब बच्चे कहते हैं कि फंक्शन ही 0 हो गया। अरे भैया फंक्शन 0 नहीं हुआ, उसमें चेंज 0 हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब अगर आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिख जाए तो उसका चेंज या फिर उसका डेरिवेटिव या फिर उसका dy/dx कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। क्यों ना इस बात पे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको इसको इलस्ट्रेट कर दिया जाए। जैसे मान लो आपसे कहता है y = x³ + 5, ये आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है और मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका y' मतलब इसका dy/dx कितना होगा। तो x³ को तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये तो 3x² हो जाएगा जैसा हमने सीखा था। अब क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कितने के बराबर होगा? जी हाँ, 0 के बराबर होगा, है ना। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये थी डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस की कुछ छोटी मोटी कहानियाँ जो मैंने आपसे डिस्कस करी। आगे आते हैं, इस डेरिवेटिव के एप्लीकेशन पार्ट को ज़रा समझते हैं बच्चों। एक्चुअली हमें एप्लीकेशन पार्ट पे इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फिजिक्स में ओवरऑल इसके एप्लीकेशन पार्ट से ही ज़्यादा वो रखना है, वाक्य रखना है, ठीक है ना। थोड़ी ज़रा हिंदी मेरी कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश आती नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा। आओ बढ़े आगे बढ़ते हैं बच्चों, मूव ऑन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में अच्छा डेरिवेटिव की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने यार, क्या चक्कर है, स्पेलिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। अब बच्चों इसको समझना जरा, बस 2 एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं करेंगे। तो क्या इसका एप्लीकेशन है ना, तो मैं आपको 2 सिचुएशन दिखाता हूँ, 2 सिचुएशन समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। और फिर उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन भी देखेंगे इसके। तो बच्चों पहली चीज़ है, अगर आपको है ना, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मैं इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट जरूरी है कैसा हो? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो। मैंने आपको बताया ना, जैसे dx है वैसे ही dt भी है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो डेरिवेटिव की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? तो अगर आप इस डिफरेंशिएशन को इस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को जो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, मतलब जब आप इसका ds/dt निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? हाँ, आपको मिल जाएगी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ सर इसका? बच्चों इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन कहूँ डिस्प्लेसमेंट कहूँ, अभी फिलहाल के सब एक ही मानना। हाँ, तो मान लो ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, अब मुझे वेलोसिटी पता करनी है किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो यही क्या कहलाई जाएगी? वेलोसिटी कहलाई जाएगी इन अ फंक्शन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बताओ t² का डेरिवेटिव कितना आएगा? अभी आपको बच्चों करना आना चाहिए। तो बताओ x² का कितना आया था? 2x आया था। तो इसी तरीके से t² का कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2t। अब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t² दिया था, तो वेलोसिटी क्या आ गई? अगेन फंक्शन ऑफ टाइम आ गई, दैट इज 2t के बराबर। अब किसी स्पेसिफिक टाइम तक मैं अगर इसको थोड़ा सा और सही से दिखाऊं तो vt मुझे मिल गया कितने के बराबर? 2t के बराबर।
कहाँ से शुरू किया, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर से शुरू किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से शुरू किया। और जब इसका ds ओवर dt किया तो इसका ds ओवर dt कुछ नहीं होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसके डेरिवेटिव करके आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ, मतलब मैं आपसे t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी जानना चाह रहा हूँ, तो क्या करो, सिंपली t की जगह पे 0 पुट कर दो। मैं कहूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो सिंपली t की जगह पे 2 पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है तो आप उससे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका पहला एप्लीकेशन पार्ट हो गया। अब इसी को अगर आगे कंटिन्यू कर दूं, अब अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब dv ओवर dt निकालो। अब ये है क्या, ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ये कुछ नहीं है, ये एक्सीलरेशन है। क्या है, एक्सीलरेशन। मतलब अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो आप उससे एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बच्चों एक्सीलरेशन अगर dv ओवर dt है और अगर मैं v की जगह पे क्या पुट कर दूँ, ds ओवर dt पुट कर दूँ, ds, अच्छा इसको कभी कभी आपको s की जगह पे x से भी रिप्रेजेंट कर देगा। हाँ, ये अगर मैं इसको v की जगह पे dx ओवर dt पुट कर दूँ, है ना, अरे यार थोड़ा सा ना वो हो गया, मतलब मज़ा ऐसा नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं डी ओवर डी टी को तो ऐसे ही रखा और v की जगह पे पुट कर दूँ क्या, ds ओवर dt कर दूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ खिचड़ी बन गई है। नहीं, खिचड़ी नहीं बनी है बच्चों, बनेगा तो पालक बनी गई। तो अगर मैं v की जगह पे ds ओवर dt पुट कर दूँ तो अब इसको लिखने का तरीका हो जाता है d2s ओवर dt स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये है, कहने के मतलब दो है, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो आप उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो आप उसको दो बार डिफरेंशिएट करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। आओ एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है वहाँ पे बोर्ड, पहले एक बार चेक करता हूँ, हाँ दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, एस इज इक्वल टू कितने के बराबर, टी स्क्वायर के बराबर। अब जब आपने इस एस को डिफरेंशिएट किया तो आपको मिली वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कितने के बराबर, 2t के बराबर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और वो कितने के बराबर। अब देखो, अब पुरानी बातें देखो कितनी जरूरी हैं। अभी मैंने सबको समझाया था, मैंने आपको बताया था एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है ना। एक्स का डेरिवेटिव एक्स का रेस्पोंड निकाला था, कितना आया था, 1। अब जरा सिचुएशन को देखो आप, 2 कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं है। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट नहीं बाबू, ये टी का कोफिशिएंट है, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब बचा टी, तो टी को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, टी के ही रेस्पेक्ट में, है ना। तो इसका मतलब इसका जो, देखो यार इतना सोचना ही नहीं है, सिंपल ही है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके मिलता है टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। तो 2 ऐसे का ऐसे ही रहा, और टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 21, 21 नहीं यार 2 आया है, कितना आया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सारी बातों को इकट्ठे कंक्लूड करो। अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव करके मिली वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिला, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे बच्चों टाइम नहीं आया। अब टाइम नहीं आया तो ये मेरी गलती नहीं है, ये इस फंक्शन के स्टार्टिंग फंक्शन की गलती है। अगर यहाँ टी क्यूब होता तो यहाँ आता टी स्क्वायर, यहाँ आता टी। अब टी स्क्वायर तो यहाँ आया टी, और यहाँ एक और पावर कम हो गई होगी तो वो 1 बन गया। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब इसका टाइम से लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ। तो इसके बच्चों ये 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट होते हैं। आओ इसी के ऊपर एक छोटा सा या अच्छा सा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों, मान लो आपसे कह रहा है इफ अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, इफ अ पोजीशन of particle is given by x is equal to
3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, है ना। फिर आपसे कहता है फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, जो भी सीखा है उसको और बड़े करके सीखने के लिए ये एग्जांपल। अच्छा, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी पोजीशन के ऊपर बात होती है, कभी हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे जब समय आएगा ना आपको सब पता लग जाएगा। जब आप मोशन इन 1D पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कब डिस्प्लेसमेंट बोलना है और कब पोजीशन बोलना है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो अभी फोकस है वो डेरिवेटिव को सीखना है, तो डेरिवेटिव पे ही फोकस करते हैं। तो एक बार में एक चीज़ पे फोकस करते हैं, पोजीशन जैसी दे रखे वैसा आप मान लो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ही पोजीशन मानते हुए चल लो अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी इसका जो क्लियर आइडिया मिलता है वो मिलता है जब मैं आपको मोशन इन 1D पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। खैर मुद्दे पे आते हैं। आपसे कहता है किसी पार्टिकल की पोजीशन को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आप इसको देखो, ये x क्या है, तो x इसकी पोजीशन है और ये जो x है ये आपको दिख रहा होगा फंक्शन ऑफ टाइम है। क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम है, बिल्कुल फंक्शन ऑफ टाइम है। अब आपसे पूछा है कि आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताएं। बच्चों हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी तब बता पाएंगे जब हमें वेलोसिटी एज एन फंक्शन ऑफ टाइम पता लगेगी। तो बस करना क्या है, करना इस x को डिफ्रेंशिएट है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इस x को डिफ्रेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे पता लग जाएगी क्या? मुझे पता लग जाएगी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता लग जाएगा। तो बस देर किस बात की है, कर दो इसको डिफ्रेंशिएट। अब अगर मैं पूछूं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब आपको ये खुद से करना आ जाना चाहिए। कोफिशिएंट है 3, ऐसे का ऐसे ही रहेगा और t स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होता है? 2t होता है। कितना होता है? 2t। अब ये है 4t, तो 4 कोफिशिएंट है, ऐसे का ऐसे ही रहा और t का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0। हाँ याद है ना मोहनलाल की हाइट। तो फाइनली मुझे मिल गया वेलोसिटी एज एन फंक्शन ऑफ टाइम। कितने के बराबर? 32t नहीं भाई, क्या कितने के बराबर? 6t प्लस 4 के बराबर। मुझे पता लग गई वेलोसिटी एज एन फंक्शन ऑफ टाइम। अब मुझे एक्सेलरेशन भी पता करना है, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। फास्ट ट्रैक में करना सीखो तो इसको डिफरेंशिएट करके मिलता है एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। बताओ 6t का डेरिवेटिव कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? 6। 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। अब क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 6 है और टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है ना। अब आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों इनिशियल का मतलब क्या होता है? जब भी आपसे इनिशियल पूछ ले तो इनिशियल का एक ही मतलब होता है जहां से सारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जहां से पिक्चर शुरू हो रही है। तो पिक्चर शुरू कहां से होती है? हमेशा 9:10 पिक्चर शुरू जहाँ से भी आपकी शुरुआत होगी, जो भी आपकी इनिशियल होगी वो हमेशा t = 0 पे होगी। अब क्योंकि मुझे वेलोसिटी एज एन फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है, कितने के बराबर है? 6t प्लस 4 के बराबर। आपसे पूछिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ t = 0 पे बातें हो रही हैं। तो एट t = 0 बस t की जगह पे 0 पुट कर दो, आपको मिल जाएगा 4। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी रही होगी? 4 मीटर पर सेकंड होगी। अब कोई पूछे इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बच्चों इनिशियल एक्सेलरेशन में क्या कहना चाहोगे? तो t की जगह पे 0 पुट कर दो। अब t की जगह पे 0 तब पुट करोगे ना जब t होगा। अब क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि ये टाइम डिपेंडेंट ही नहीं है भाई। t = 0 कहो, t = 1 कहो, t = 10 कहो, जितना भी कहो, इसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ये हमेशा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चल रहा होगा। तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चों एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करता हूँ डेरिवेटिव में। देखना क्या है बच्चों, डेरिवेटिव में एक छोटी सी बात और रहती है, उसी को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो क्या होता है ना, मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब इस फंक्शन की ना 2 वैल्यूज पे फोकस होता है। एक होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे, एक होता है इसकी मिनिमम वैल्यू पे। अब क्या मतलब हुआ मैं आपको जरा समझाता हूँ, एक ग्राफ से समझाता हूँ। मान लो ये x है और ये y है और y ही क्या होता है? fx। अब मान लो ये जो फंक्शन है ये इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, इस ग्राफ को, बस ऐसी एग्जांपल देने के लिए। हाँ
मान लो ये फंक्शन इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है। अब इस ग्राफ में आपको सिर्फ 2 पॉइंट पे मैं आपको जरा लेके चलता हूँ। एक तो हो गया ये वाला पॉइंट, बताओ ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है? हाँ, ये पॉइंट बता रहा है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ इसका कौन एग्जिस्ट कर रहा है? मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। बच्चों ये बहुत काम की चीज़ है फिजिक्स में भी, और 12th में जाके आप इसको मैथ्स में भी पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा। अब 12th में जाने से पहले बहुत कुछ फिजिक्स में इसका यूज़ होने वाला है। खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। मान लेते हैं किसी x1 पे है ना, और वैसे उस समय x की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, और इस सिचुएशन में इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से एक ये वाला पॉइंट है, ये भी खास है इसमें। अब ये क्या है? तो बच्चे ये कुछ नहीं है, ये इसका मिनिमा है। क्या है? मिनिमा, मतलब इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। अब मान लेते हैं ये किसी x पे आ रही है और उसको मैंने लिख दिया x2 के बराबर, ठीक है ना। बस इन दो पे जरा हमें फोकस करना, और डेरिवेटिव को किस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं इसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो रिजल्ट हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर इसको सिंपली मैक्सिमम एंड मिनिमम भी कहते हैं। अब मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है जो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा था। अब इसका चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, बच्चों एक चीज बड़ी शॉर्ट है। आप अगर ध्यान से देखो, इस मैक्सिमम वैल्यू पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, बताओ इस टेंजेंट पे इसका स्लोप कितना होगा? हाँ, इसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। और इसका स्लोप 0 होने का मतलब इसका जो dy/dx है वो भी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। उसी तरीके से इस मिनिमम वैल्यू पे इसकी अब क्या खास है भाई? मिनिमम वैल्यू पे भी इसका स्लोप क्या है? 0 है, या फिर dy/dx कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। और वैसे भी देखो, कोई भी चीज अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है ना, मान लो कोई वैल्यू, मतलब मैं एक कार ड्राइव कर रहा हूँ, है ना, मैं घर से निकला, पहले गली कूचों से निकला, फिर हाईवे पे आया, हाईवे पे आते आते थोड़ा और आगे चला गया, शहर लंघ लिया, शहर पार कर लिया। अब जब मैं पूरी तरीके से हाईवे में आ जाऊंगा जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, तो मेरी स्पीड किस पे आ जाएगी? टॉप स्पीड आ जाएगी, जितना मैं चला सकता हूँ। अब अगर मैं अपनी टॉप स्पीड से पे आ गया, अब इसके बाद मेरा क्या चेंज आएगा भाई? इसके बाद स्पीड नीचे ही कम हो सकती है, अब उसके आगे तो जा नहीं सकती है। या अगर मैं किसी गली कूचों में जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड मिनिमम हो सकती है। तो जब मैं मैक्सिमम पे आ जाऊँ या मिनिमम पे आ जाऊँ, फिर उसके बाद कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल रहा हूँ। आप सोच रहे होगे या चेंज क्यों नहीं आ सकता? वो अगर स्पीड को कम कर दे, हो गया ना चेंज। यहाँ से स्पीड को बढ़ा दे, हो गया ना चेंज ना। ऐसा नहीं है बच्चों। देखो, जब भी हम डेरिवेटिव की बात कर रहे होते हैं, हम इंस्टेंटेनियस चेंज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस x1 पे क्या चेंज आया। अब क्योंकि अपनी मैक्सिमम को अचीव कर चुका है, तो यहां से यहां जाने में बस थोड़ा सा चेंज, इस थोड़े से x को चेंज करने में इस fx में क्या चेंज आया होगा? तो इस fx में उस समय कोई चेंज ही नहीं आया होगा। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन अपनी मैक्स को या मिनिमम को अचीव कर लेता है, या मैक्स और मिनिमम पे होता है, तो उस सिचुएशन में उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में उसका dy/dx कितना होगा? 0 होगा। अब अगर मैक्स हो या फिर मिनिमम हो, तो ध्यान रखना दोनों ही सिचुएशन में इसका dy/dx कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ये हो गई पहली बात समझने की। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब अगर मैं इसका बच्चों डबल डेरिवेटिव कर दूं, मतलब इसका d2y/dx² निकाल दूं, अब क्या होगा? तो बच्चों अगर मैं इसका मैक्सिमा का डबल डेरिवेटिव निकालूं, तो डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? <0 आएगा। वहीं अगर मैं किसी मिनिमम फंक्शन का या किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालूं और वो <0 आ जाता है, तो उसका मतलब वो मिनिमा है। तो याद रखना, उल्टा चल रहा है। तो डबल डेरिवेटिव करके अगर वो <0 दिख रहा है तो समझ वो मैक्सिमा है, डबल डेरिवेटिव करके वो <0 दिख रहा है तो वो मिनिमा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे तरीके से समझने का ऐसा है, देखो मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव <0 है। इसका मतलब अब इसके आगे, इसके अगल बगल जितनी वैल्यूज हैं इस फंक्शन की, वो हमेशा इससे क्या है? छोटी हैं। तो क्योंकि छोटी हैं तो इसलिए शायद इसको <0 कह रखा है। बाकी इसका कोई और बहुत मतलब नहीं निकलता है। हाँ, वैसे ही मिनिमम के लिए बाकी सारी वैल्यूज इससे बड़ी हैं, तो शायद इसलिए इसको <0 कह दिया। खैर मैं इसके पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, मैं आपको इसको एक तरीके से और समझाता हूँ।
है ना। तो फिलहाल के लिए कोई फंक्शन को आपको अगर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो पहला काम ये तो करना ही करना है, उसका dy बाई डी एक्स 0 पुट करना है। फिर स्टेप नंबर 2 में, अच्छा स्टेप नंबर 2 में इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है और डबल डेरिवेटिव चेक कर लेना है कि 0 से कम आ रहा है या 0 से ज़्यादा आ रहा है। कम आ रहा है तो उसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब क्या मतलब हुआ, मतलब तो भैया एक ही चीज़ समझ में आता है, वो होता है इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल को करके। आओ मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल कराता हूँ, वहीं से फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। तो मान लो ना, अच्छा पहले तो एक चीज़ और समझो जरा, एक छोटी सी बात और समझो, है ना, एक छोटी सी बात समझो। जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास y एक फंक्शन है ना, फिर आपने इसका dy बाई डी एक्स निकाला। क्या निकाला? dy बाई डी एक्स। अच्छा एक चीज़, हम पहले एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ छोटी सी बात है, जरा वो समझ लो। मान लो आपके पास y एक फंक्शन था, आपने इसका dy बाई डी एक्स निकाला। अब dy बाई डी एक्स होता क्या है? भाई dy बाई स्लोप होता है ना देखा जाए तो। अब फिर मैंने कहा इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। तो एक्चुअली मैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है क्या, जरा देखना। हाँ बच्चों, एक्चुअली आपने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया ना, तो इसी को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। देखो जरा, देखो देखो देखो, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसको? आप डिफरेंशिएट कर रहे हो dy बाई डी एक्स को। इसको तो क्या डबल डेरिवेटिव का मतलब इसी को तो डिफरेंशिएट किया जो भी आया। अब इसको डिफरेंशिएट किया आपने x के रेस्पेक्ट में, तो मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, है ना। तो अब ये है क्या? ये स्लोप ही तो है। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव है क्या? तो बच्चों डबल डेरिवेटिव आपको लग नहीं रहा है ऐसा कि एक्चुअली स्लोप को डिफरेंशिएट करके तो हमें डबल डेरिवेटिव मिल रहा है, या डबल डेरिवेटिव का मतलब ही स्लोप का डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे होते हो, तो इसका मतलब होता है, ये चीज आपको क्या बता रही है? ये बता रही है रेट ऑफ चेंज। भाई डेरिवेटिव का एक ही मीनिंग है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। अब किसका रेट ऑफ चेंज? जैसे y को डिफरेंशिएट किया तो ये पता लगा y का रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में। उसी तरीके से अगर इसको डिफरेंशिएट किया मतलब स्लोप को डिफरेंशिएट किया, तो इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ सही पकड़े हो बाबू, कितना? स्लोप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो डबल डेरिवेटिव कुछ नहीं है, स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है इसके ऊपर बात हो रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो का क्या मतलब होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, और कुछ नहीं। और अब सीधे आ जाओ एग्जाम्पल पे, है ना। ये देखो ये बात अच्छा है, समझ जाओ डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ना। तो पता हो तो अच्छा रहता ना, ये छोटी छोटी चीज़ें पता ही नहीं भैया डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, और पढ़ लिए कर दिए डेरिवेटिव। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। हाँ मान लो आपको एक फंक्शन दिया है और फंक्शन है y इज इक्वल टू, अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, ये बहुत मतलब मैक्सिमम नहीं होगा कॉन्सेप्ट ना, फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है। सारी बातें एक तरफ, अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ नई चीज़ें भी आ जाएंगी इसमें। हाँ, और मैं आपसे कहता हूँ इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मतलब मुझे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है। अच्छा मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैक्सिमम या मिनिमम बोल रहा हूँ। मतलब एक फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है या एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, और देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे पहला काम तो करना ही पड़ेगा ना, इसका dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो ये आएगा 2x एक्स स्क्वायर का, और ये माइनस 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा -4 के बराबर। तो ये पहला काम हो गया। अब फिर ये तो सिंपल डेरिवेटिव निकाला है। अब फॉर मैक्सिमा या मिनिमा मुझे एक काम तो करना ही पड़ेगा, इसके dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो इसका dy बाई डी एक्स 0 होगा। dy बाई डी एक्स 0 होने का मतलब इसमें जो ये 2x माइनस 4 है ये 0 के बराबर होगा। अब अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालो तो ये आती है 2 के बराबर। और बच्चों इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, या फिर इसको टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में।
टर्निंग पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है, ये नई चीज क्या आ गई। तो बस टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, चाहे मैं मैक्सिमा पे जा रहा हूं चाहे मैं मिनिमा पे के लिए जा रहा हूं, तो इस पॉइंट पे कुछ खास हुआ है ना। अब खास क्या हुआ है, खास ये हुआ है कि इसके बाद ये फिर अब डिक्रीज होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे खास क्या हुआ है, इस पॉइंट के आगे ये फंक्शन अब इंक्रीज होना शुरू हो गया है, मतलब ये टर्न कर गया है कर्व, तो इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया जाता है। अब टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये x की वो वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है जिसपे आपका फंक्शन, जिसपे आपका f' फंक्शन नहीं f' कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट आर दोस पॉइंट जहां पे आपका f' जहां पे आपका f' या फिर dy/dx कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। आई बात समझ में, जहां पे आपका f' 0 हो जाए, x की जिस वैल्यू पे f' या dy/dx 0 हो जाए, डेट आर कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहला काम कर लिया, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, ये काम तो करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके अगले काम में। अगले काम में हम निकालेंगे इसका d2y/dx²। अब मतलब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करना चाह रहा हूँ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जानना चाह रहा हूँ। तो बच्चों जब मैं इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जानूंगा, तो चाहे मैक्सिमा के लिए हो चाहे मिनिमा के लिए हो, मुझे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आ रहे हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव में। तो जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, 2x - 4 है, तो 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2, और -4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देख लो, ये आपका dy/dx था और इसी का डबल डेरिवेटिव किया, तो 2x का हो गया 2, -4 का या 4 का हो गया 0। तो फाइनली आपको इसको डबल डेरिवेटिव मिला, वो कितना मिला, 2 मिला। अब मुझे चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। अब दुनिया जानती है कि जो 2 है ये 0 से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब इसका जो d2y/dx² आ रहा है वो ग्रेटर देन क्या है, 0। अब सिंस ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का कौन एग्जिस्ट करेगा, इस फंक्शन का सिर्फ मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। कौन एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। अब आप कह रहे हो कि सर ये क्या मतलब हुआ। देखो कोई ग्राफ ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ है, अगर आप देखो तो ये सिर्फ बढ़ता ही हुआ है, ये बढ़ ही रहा है ना। तो मैं आपसे पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो इसका मतलब मैं किसी x की स्पेसिफिक वैल्यू पे इसका स्पेसिफिक मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकता हूं, मतलब ये फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, एग्जिस्ट क्या कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका मिनिमा एग्जिस्ट करे, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करे। वही ऐसी कुछ यहां भी हो रखा है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब यहां पे पूछ ले आपसे कि वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो फॉर मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू के लिए आपने करना क्या है, मिनिमम वैल्यू के लिए आपने करना कुछ नहीं है, जो भी आपको वो x की वैल्यू मिलती, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिला था दैट इज 2, इस वैल्यू को कहाँ पुट किया देना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है अपने फंक्शन में। तो जो भी आपका y था, मतलब fx था, वहां पे अगर x की जगह पे आप 2 पुट कर दो तो आपको क्या पता लग जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। अब जो भी आएगा ये आपको पता लग ही गया होगा, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव सिर्फ फॉर्मूले तक ही सीमित नहीं है, इस डेरिवेटिव के एप्लीकेशन पार्ट भी होते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया पहली चीज़ कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया कि डेरिवेटिव से आप किसी की मैक्सिमा या किसी का भी मिनिमा एनालिसिस कर सकते हो। तो कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो मुझे पता है कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उसका उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस चेंज आएगा किस पे, मैक्सिमा या मिनिमा पे, वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, उसका dy/dx या उसका स्लोप या y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे कितना होगा, 0 होगा। ये पहला काम होता है मैक्सिमा मिनिमा पे। फिर दूसरा काम क्या होता है, डेरिवेटिव करने के बाद फिर आपको निकालने होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट बताते हैं x की वो वैल्यू जिसपे इस फंक्शन का डेरिवेटिव या इस फंक्शन का चेंज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर उसके बाद आप उसका सेकंड डेरिवेटिव करो और सेकंड डेरिवेटिव को चेक करो कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर बड़ा है
तो उसका मिनिमा पॉसिबल है, और अगर बड़ा छोटा ग्रेटर देन है तो उसका मिनिमा पॉसिबल है, लेस देन है तो उसका मैक्सिमा पॉसिबल है। उम्मीद है आपको ये डेरिवेटिव की कहानी समझ में आई होगी। बच्चों मैंने आपको जितना डेरिवेटिव पढ़ा रखा है, जितना मैं आपको करा सकता था उतना मैंने आपको करा दिया है। इनफैक्ट डेरिवेटिव मैंने आपको जो जितना डेरिवेटिव करा रखा है वो एक्चुअली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव करा रखा है ना। तो फिजिक्स में जितना डेरिवेटिव यूज होता है उतना डेरिवेटिव हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब बारी है डेरिवेटिव के बड़े भाई को सीखने की, दैट इज इंटीग्रेशन। बच्चों इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन जो भी आपको पढ़ाया है इसको ढंग से सीखें, समझें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।